हेलो बच्चों, वेलकम टू कैरियर जोन। आज से हम शुरुआत करेंगे बायोलॉजी के क्रैश कोर्स की, जो कि नीट के लिए होगा और 11th क्लास के बच्चों के लिए होगा। और जितने भी वीडियो हम बायोलॉजी के अपलोड करेंगे अपने चैनल के ऊपर, उसमें हम एनसीईआरटी के ऊपर फोकस करेंगे। एनसीईआरटी की जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो जिनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, उन पॉइंट्स पर हम फोकस करेंगे। और हम बायोलॉजी के चैप्टर वाइज पॉइंट्स को पढ़ेंगे, ठीक है ना। जिसमें पहला चैप्टर 11th क्लास के अंदर आता है द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। लिविंग वर्ल्ड से हम शुरुआत करेंगे बायोलॉजी के क्रैश कोर्स की, नीट और 11th क्लास के बच्चों के लिए। हमारे चैनल का नाम है बच्चों कैरियर जोन। वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। और यदि आपको वीडियो से कुछ फायदा मिले तो आप वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर भी करिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द लिविंग वर्ल्ड। तो बच्चों, जब हम लिविंग वर्ल्ड की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास सबसे पहले साइंटिस्ट आते हैं अर्नस्ट मेयर। अर्नस्ट मेयर, ठीक है। जब हम 11th क्लास की एनसीईआरटी को ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमको चैप्टर के स्टार्टिंग में एक साइंटिस्ट का नेम मिलता है, अर्नस्ट मेयर। तो अर्नस्ट मेयर के लिए क्या बातें इंपॉर्टेंट रखनी है आपको एग्जाम के लिए। अर्नस्ट मेयर को 20th सेंचुरी का डार्विन कहा जाता है, ठीक है। 20th सेंचुरी का डार्विन किसको कहा जाता है, ये क्वेश्चन नीट एग्जामिनेशन में पहले पूछा जा चुका है और आगे भी चांसेस है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। 20th सेंचुरी का डार्विन कहा जाता है अर्नस्ट मेयर को। और अर्नस्ट मेयर ने जो करंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है बायोलॉजिकल स्पीसीज की, है ना, बायोलॉजिकल स्पीसीज की जो करंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है वो दी है, जो कि क्या होती है। हम अगर आपसे पूछें कि बायोलॉजिकल स्पीसीज किसे कहते हैं, तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म that can reproduce with one another in nature and produce fertile offspring। ऑर्गेनिज्म का ऐसा ग्रुप जो नेचर के अंदर रिप्रोड्यूस करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सके, उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल स्पीसीज। तो अर्नस्ट मेयर के लिए आपको दो बातें ध्यान रखनी है कि इनको 20th सेंचुरी का डार्विन कहा जाता है और बायोलॉजिकल स्पीसीज की डेफिनेशन दी इन्होंने। अब हम बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो बच्चों, पहली कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ग्रोथ, ये ना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ पाई जाती है। तो हम दो प्रकार की ग्रोथ के बारे में देखेंगे। एक तो ग्रोथ का मतलब होता है मास में इंक्रीज होना, है ना, मास में इंक्रीज होना ग्रोथ कहलाता है, और नंबर में इंक्रीज होना भी ग्रोथ कहलाता है। यदि सेल्स के नंबर बढ़ते जा रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे ग्रोथ, और यदि मास में इंक्रीमेंट हो रहा है तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, ग्रोथ। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक पिक्चर दिखाई गई है आपको, यहाँ पर एक रॉक दिखाया गया है, एक चट्टान दिखाई गई है। ये जो चट्टान आपको दिखाई गई है, इसका मास इंक्रीज होगा टाइम टू टाइम, क्योंकि इसमें सॉइल का डिपोजिशन बाहर से होता रहेगा इसके ऊपर से, और ये ग्रोथ करता रहेगा, ठीक है ना। तो रॉक बच्चों कैसी है, रॉक एक नॉन लिविंग मटेरियल है ना, नॉन लिविंग है। और नॉन लिविंग के अंदर जो ग्रोथ होगी वो कैसी होती है, आउटसाइड होती है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी ग्रोथ पाई जाती है, ध्यान रखना। लिविंग के अंदर भी ग्रोथ होती है, नॉन लिविंग के अंदर भी ग्रोथ होती है। नॉन लिविंग के अंदर ग्रोथ किस प्रकार की होती है, एक्सटर्नल ग्रोथ होती है, बाहर से ग्रोथ होती है। तो यहाँ पर देखो एक पॉइंट लिखा भी है कि जो नॉन लिविंग, लास्ट लाइन में लिखा है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मास में इंक्रीज करते हैं, और क्योंकि डिपोजिशन होता चला जाता है बाहर से, आउटसाइड ग्रोथ होती है इनके अंदर। तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अंदर मास का इंक्रीमेंट होता है बाय डिपोजिशन आउटसाइड, बाहर की तरफ से सॉइल का डिपोजिशन होता जाता है, और नॉन लिविंग में उनको एक्सटर्नल ग्रोथ देखने को मिलती है।
अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो इनके अंदर ग्रोथ होती है सेल डिवीजन के द्वारा। सेल डिवाइड करती है माइटोसिस डिवीजन करके, ठीक है ना, और अपने नंबर को बढ़ाती है, और सेल के नंबर में इंक्रीमेंट होना क्या कहलाता है? ग्रोथ कहलाता है। अगर बच्चों प्लांट के अंदर हम ग्रोथ की बात करें कि प्लांट के अंदर ग्रोथ किस प्रकार की होती है, तो आप कहना प्लांट के अंदर की ग्रोथ अनलिमिटेड होती है, मीन्स थ्रू आउट द लाइफ। जब तक प्लांट जिंदा रहेगा तो तब तक उसमें ग्रोथ होती रहेगी, अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, और लोकलाइज्ड ग्रोथ होती है, मतलब कुछ विशेष जगह पर, विशेष है ना, स्पेशल पॉइंट्स पर ग्रोथ देखने को मिलती है। जैसे कि अगर हम रूट्स की बात करें तो रूट्स में मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है जहां पर डिवाइडिंग सेल्स पाई जाती है, और अगर हम एपिकल मेरिस्टेम की बात करें तो एपिकल मेरिस्टेम के भी टिप पर हमको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मिलते हैं और वो डिवाइड करके प्लांट की ग्रोथ को करते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक रीजन में केवल, ठीक है ना, ग्रोथ होती है प्लांट्स के अंदर। तो लोकलाइज्ड हो गई ना, हर जगह पर ग्रोथ नहीं होती। और अनलिमिटेड का मतलब है कि थ्रू आउट द लाइफ ग्रोथ होती है। तो उसको हम इस प्रकार की ग्रोथ किसमें पाई जाएगी? प्लांट के अंदर। वहीं अगर हम एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स के अंदर की ग्रोथ क्या होती है बच्चों? लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब है कि ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ नहीं होगी। और अनलोकलाइज्ड, अनलोकलाइज्ड का मतलब किसी स्पेशल जगह पर ग्रोथ देखने को हमको नहीं मिलती है, थ्रू, है ना, पूरी बॉडी में हर जगह पर ग्रोथ होती है। तो प्लांट्स के अंदर ग्रोथ कैसी है? अनलिमिटेड और लोकलाइज्ड। जबकि एनिमल्स के अंदर ग्रोथ कैसी होती है? लिमिटेड एंड अनलोकलाइज्ड। ठीक। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ किस प्रकार से होती है? ग्रो बाय सेल डिवीजन। जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, तो डिवीजन करके एक सेल से 2 सेल बनाएंगे, 2 से 4 सेल बनेगी, 4 से 8 सेल बनेगी, तो सेल का नंबर इंक्रीज होता रहेगा, तो उसको हम कहेंगे ग्रोथ। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, दोनों में ही ग्रोथ किस प्रकार से पाई जाती है? सेल डिवीजन के द्वारा ही ग्रोथ होती है। ग्रोथ को अगर हम देखें लिविंग के अंदर, देखो ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है फ्रॉम इनसाइड, मतलब अंदर से। आप इधर देखो नीचे डायग्राम में, यहाँ पर एक ह्यूमन चाइल्ड दिखाया गया है। अब ये ग्रोथ करके थोड़ा बड़ा हुआ, ठीक है ना, और ग्रोथ हुई इसमें, और ये और ज्यादा बड़ा हो गया। तो इस एग्जांपल में हमको ग्रोथ किस प्रकार से देखने को मिल रही है? इंटरनल ग्रोथ देखने को मिल रही है या एक्सटर्नल ग्रोथ देखने को मिल रही है? तो आंसर होगा इंटरनल ग्रोथ हो रही है। भाई बाहर से आकर तो कोई चीज डिपॉजिट नहीं हो रही ना, ग्रोथ हो रही है अंदर से, सेल्स डिवाइड कर रही है, उससे ग्रोथ हो रही है। उसी प्रकार ये एक एनिमल है, छोटा एनिमल, देखो इसमें ग्रोथ हो रही है, इंटरनल ग्रोथ, और ये साइज में इंक्रीज हो गया। उसी प्रकार से एक प्लांट का एग्जांपल है, प्लांट भी धीरे धीरे ग्रोथ करता जा रहा है और साइज में इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है ना। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इन सब के अंदर इंटरनल ग्रोथ पाई जाती है। इसी वजह से, और मैंने अभी आपको एक एग्जांपल में बताया था कि जो नॉन लिविंग है, जैसे रॉक्स, ग्रोथ तो इनमें भी होगी, लेकिन नॉन लिविंग के अंदर ग्रोथ कैसी होती है? एक्सटर्नल, है ना, आउटसाइड द बॉडी, बाहर से कुछ चीज डिपॉजिट होती चली जाएगी और डिपोजिशन होने से ग्रोथ होती है। तो नॉन लिविंग के अंदर ग्रोथ किस प्रकार से होती है? डिपोजिशन बाय आउटसाइड। इसी कारण ग्रोथ को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मानते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ग्रोथ हमको लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों में देखने को मिलती है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कैसी होगी? आउटसाइड द बॉडी, और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कैसी होती है ग्रोथ? इनसाइड द बॉडी, ठीक है। तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मीनिंग होता है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है और उसका कोई एक्सेप्शन ना हो, तो उसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहेंगे। तो ग्रोथ को तो हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह सकते, क्योंकि ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में होती है, ठीक है। तो क्या आपको ये सभी पॉइंट समझ में आ चुके हैं? ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो बच्चों जो रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होंगे, ठीक है ना, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन, जिसमें वो अपने ही जैसी संतान को उत्पन्न करते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन कौन करता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म ही करता है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, ठीक है ना।
नॉन लिविंग के अंदर रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। ये बात ध्यान रखना, केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म ही प्रजनन कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। अब आपको ये समझना है कि ये रिप्रोडक्शन किस किस तरीके से होता है। तो अगर हम फंजाई की बात करें तो फंजाई मल्टीप्लाई कर जाती है, अपनी संख्या को बढ़ाती है थ्रू एसेक्सुअल स्पोर्स, ठीक है ना। एसेक्सुअल स्पोर के द्वारा फंजाई के अंदर मल्टीप्लाई होती है और ये अपने नंबर को बढ़ाती है। अगर हम लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे हो गया तुम्हारा यीस्ट, ठीक है ना। यीस्ट एक फंगस होता है, सैकेरोमाइसिस सेरेबियेसी एंड हाइड्रा, हाइड्रा भी एक लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर आता है। तो इनके अंदर रिप्रोडक्शन हमको देखने को मिलता है बाई बडिंग, ये बडिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं। एक इनके साइड से क्या होती है, एक छोटी सी बड निकलती है और वो बड ही डेवलप होकर एक नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया एक फ्लैट वॉर्म कहलाता है, ठीक है ना। प्लेटी हेल्मेंथीज के अंदर ये आता है प्लेनेरिया। एनिमल किंगडम जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पर फ्लैट वॉर्म्स जो हैं वो प्लेटी हेल्मेंथीज को कहा गया है और इनके अंदर ट्रू रीजनरेशन पाई जाती है। प्लेनेरिया के अंदर रीजनरेशन का मतलब होता है कि अगर कोई पार्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है तो वो पार्ट दोबारा आ जाना क्या कहलाता है, रीजनरेशन। ये डायग्राम जो यहाँ पर दिखा रखा है, देखो ये प्लेन एरिया का डायग्राम है और प्लेन एरिया में रीजनरेशन को दिखाया। वैसे तो फ्रेगमेंटेशन है, फ्रेगमेंटेशन में और रीजनरेशन में थोड़ा ही फर्क है। देखो मैं बताता हूँ आपको। रीजनरेशन का मतलब होता है जो पार्ट लॉस्ट हो गया, जैसे कि मैंने इसके 3 टुकड़े कर दिए प्लेन एरिया के, यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक पीस ये कर दिया यहाँ पर, फिर एक पीस में हमने इसको यहाँ से बांट दिया और एक पीस ये कि 3 पीस में हमने इसको काट दिया। तो अब जो इसका मिसिंग पार्ट है, ठीक है ना, नीचे का पार्ट इसका मिसिंग है, तो ये बन जाना, मिसिंग पार्ट का बन जाना क्या कहलाता है, रीजनरेशन। इस बीच वाले पार्ट का कौन सा पार्ट मिसिंग है, ऊपर का नीचे का, तो ऊपर का नीचे का पार्ट इसका बन गया तो इसको हम क्या कहेंगे, रीजनरेशन। इसका नीचे का पार्ट अवेलेबल है, ऊपर का पार्ट बनना है तो ये बन गया और एक नया प्लेन एरिया ये भी बन चुका है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रीजनरेशन। कि जो लॉस्ट पार्ट होता है ना उसका दोबारा से बन जाना रीजनरेशन कहलाता है। तो प्लेन एरिया के अंदर ट्रू रीजनरेशन पाया जाता है, ठीक है ना। ए फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट द लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड बिकम न्यू ऑर्गेनिज्म। जो फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म है, मतलब फ्रेगमेंट का मतलब है टुकड़ों में काट देना, तो जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को कई सारे पीसेस में काट देते हैं तो वो रीजनरेशन के द्वारा क्या करते हैं, जो उनका लॉस्ट पार्ट होता है वो लॉस्ट पार्ट दोबारा से बन जाता है और एक नया ऑर्गेनिज्म फिर से क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट देखो, फंजाई में द फंजाई और फिलामेंटस एल्गी और प्रोटोनिमा ऑफ मोसिस। प्रोटोनिमा बोलते हैं गैमेटोफिटिक कंडीशन को, ब्रायोफाइट्स के अंदर गैमेटोफिटिक कंडीशन क्या कहलाती है, जुवेनाइल फेज होता है जिसको हम प्रोटोनिमा कहते हैं। ये आसानी से मल्टीप्लाई करते हैं बाय फ्रेगमेंटेशन, मतलब इनकी बॉडी कई सारे पीसेस में टुकड़ों में कट जाती है और उससे एक नई फंजाई या फिर नई एल्गी या फिर नया मोस बन जाता है। तो फंजाई और फिलामेंटस एल्गी और आपका प्रोटोनिमा ऑफ मोसिस ये आसानी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं बाय फ्रेगमेंटेशन। जबकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी, अमीबा, इनके अंदर बच्चों जो रिप्रोडक्शन होता है ना वो ग्रोथ ही है, सिनोनिमस विद ग्रोथ। मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जितने भी है, जैसे बैक्टीरिया है, यूनिसेलुलर एल्गी है, अमीबा है, तो इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन है ना और ग्रोथ वो एक ही बात होती है, चाहे आप ग्रोथ कह लो या रिप्रोडक्शन कह लो, एक ही बात है। जैसे कि मान लो एक ये सेल थी, यहाँ पर ये एक सेल थी और इस एक सेल से यहाँ पर आपके पास 2 सेल ये पे कन्वर्ट ये हो गई इस तरीके से, तो ये क्या हुआ, सेल डिवीजन हुआ, मतलब सेल डिवीजन को हम कहेंगे ग्रोथ। और यही तो रिप्रोडक्शन भी है। रिप्रोडक्शन से में क्या होता है, जो एक सेल है वो एक से ज्यादा सेल में या एक ऑर्गेनिज्म 2 ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो चुका है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन। तो
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में आप याद रखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए भी, कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे कि बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी, अमीबा, ठीक है ना, इनके अंदर रिप्रोडक्शन और ग्रोथ सेम चीज होती है, ठीक है ना। ग्रोथ को ही रिप्रोडक्शन बोलते हैं, दैट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। सेल का इंक्रीज होना ही क्या कहलाता है, ग्रोथ, और सेल का नंबर इंक्रीज होना ही क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि जब लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है रिप्रोडक्शन, लिविंग करते हैं, नॉन लिविंग नहीं करते हैं, नॉन लिविंग के अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता, तो फिर भी हम रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं मानते हैं? तो फिर उसका आंसर हमको मिलता है कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जैसे कि म्यूल, वर्कर बीज, इनफर्टाइल कपल्स, ठीक है ना, ये लिविंग है, लेकिन ये लिविंग होने के बावजूद भी रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेते हैं, डू नॉट रिप्रोड्यूस, देयरफॉर रिप्रोडक्शन also cannot be an all inclusive defining characteristic of living organism। समझ रहे हो कि म्यूल और वर्कर बी और इनफर्टाइल जो कपल्स हैं ये लिविंग तो है, और लिविंग होने के बावजूद भी ये रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेते हैं, इसलिए हम रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिज्म की नहीं कहेंगे। म्यूल क्या होता है, तो मैंने एक डायग्राम लिया है यहाँ पर, ठीक है ना, एक हॉर्स लिया जाता है, यहाँ पर जो हॉर्स लेंगे ना ये फीमेल होता है, और जो गधा लेंगे डंकी ये मेल होता है। तो जब इन दोनों का क्रॉस कराया जाता है तो हमको एंड रिजल्ट क्या मिलता है, एक म्यूल मिलता है हमको। और जब हम दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में क्रॉस कराते हैं उसको इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन से प्रोड्यूस जो संतानें होती है, ऑफस्प्रिंग्स होती है, वो इनफर्टाइल होते हैं या स्टेराइल बोलते हैं, स्टेराइल होते हैं वो, मतलब आगे वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार जो वर्कर बीज होती है वो भी रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेती है, क्योंकि रिप्रोडक्शन करने का काम किसका होता है, जो क्वीन होती है केवल वो बच्चों को पैदा कर सकती है, वर्कर बीज रिप्रोडक्शन नहीं करती। तो है तो ये भी लिविंग, तो इसका मतलब सभी लिविंग के अंदर रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता है, इसलिए हम रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह सकते हैं। आप ये पॉइंट सभी समझ गए हैं क्या? ठीक है, क्या होता है बच्चों मेटाबॉलिज्म? तो द सम ऑफ टोटल केमिकल रिएक्शन, द सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन द सेल, हमारी सेल के अंदर जितने भी प्रकार की केमिकल रिएक्शंस हो रही है, चाहे तो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो रही हो या किसी मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन हो रहा हो, टूट रहा हो कोई मॉलिक्यूल या फिर फॉर्म हो रहा हो, तो उन सारी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। जब मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है तो उसको हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म, और जब मॉलिक्यूल्स टूटते हैं तो उसको हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म से मिलकर क्या बन जाता है, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है मेटाबॉलिज्म के बारे में कि मेटाबॉलिज्म नॉन लिविंग के अंदर नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे हमने पहले बात करी थी ग्रोथ की, तो ग्रोथ नॉन लिविंग में भी होती है, लेकिन मेटाबॉलिज्म केवल और केवल किसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। जब हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस को लेबोरेटरी के अंदर कराते हैं, जिस समय वो रिएक्शन लेबोरेटरी के अंदर कराई जा रही है कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन, तो लेबोरेटरी के अंदर वो प्रोसेस लिविंग नहीं है, बट जो रिएक्शन करवाई जा रही है वो रिएक्शन एक लिविंग रिएक्शन है, ठीक है ना। मेटाबॉलिक रिएक्शन को जब हम लेबोरेटरी के अंदर कराएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक लिविंग रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि वो रिएक्शन बॉडी के अंदर होती है मेटाबॉलिक रिएक्शंस, तो रिएक्शन लिविंग है। लेकिन जब आप लेबोरेटरी के अंदर उसको करा रहे हो तो प्रोसेस वो लिविंग नहीं है, तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉन्शियसनेस की। कॉन्शियसनेस, तो बच्चों क्या होता है कॉन्शियसनेस? कॉन्शियसनेस का मीनिंग क्या होता है बच्चों बताइए? तो कॉन्शियसनेस का मतलब होता है बच्चों, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जितनी भी घटनाएं घटती है
ये ना, उन सबको सेंस करना और उनके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करना क्या कहलाता है? कॉन्शियसनेस। जब हम अपने एनवायरनमेंट को या एनवायरनमेंट में होने वाली घटनाओं को सेंस करते हैं और उनके अगेंस्ट रिस्पॉन्स देते हैं, उनके खिलाफ रिस्पॉन्ड करना, तो ये कॉन्शियसनेस कहलाता है। कॉन्शियसनेस सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है, प्रोकैरियोट से लेकर मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स तक। ये ना, सभी यूकैरियोट में और सभी प्रोकैरियोट के अंदर कॉन्शियसनेस होती है, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब अपने एनवायरनमेंट के अंदर घटने वाली घटनाओं को सेंस करते हैं और रिस्पॉन्ड देते हैं, अपना रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है ना, कॉन्शियसनेस कहेंगे इसको। नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। फोटो पीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसमें एक टर्म आ रही है सीजनल ब्रीडर। सीजनल ब्रीडर का मतलब होता है जो किसी पर्टिकुलर सीजन में ब्रीडिंग करते हैं, मतलब ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करने वाला सीजन है ना। कोई भी एनिमल या प्लांट जिस पर्टिकुलर सीजन में ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करता है वो उनको बोलते हैं सीजनल ब्रीडर्स। तो प्लांट्स और एनिमल्स सीजनल ब्रीडर होते हैं, ठीक है ना। और इन सीजनल ब्रीडर्स के अंदर रिप्रोडक्शन अफेक्ट होता है फोटो पीरियड के द्वारा। फोटो पीरियड का मतलब होता है, फोटो का मतलब होता है लाइट, पीरियड का मतलब होता है टाइम, ठीक है ना। तो लाइट कितने समय तक रहती है उसको हम बोलते हैं फोटो पीरियड। फोटो पीरियड अफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन को सीजनल ब्रीडर में, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट्स हो। नेक्स्ट देखिए, ऑल ऑर्गेनिज्म कंट्रोल केमिकल्स एंटरिंग देयर बॉडीज। और जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब अपनी बॉडी के अंदर केमिकल्स की एंट्री को भी कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, ठीक है ना। ह्यूमन बीइंग केवल ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अवेयर है इट हिमसेल्फ, दैट इज हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि सेल्फ कॉन्शियसनेस किसमें होती है, तो केवल और केवल ह्यूमंस के अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है। सेल्फ कॉन्शियसनेस को आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि कोई हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, ठीक है ना। तो हम क्या सोचते हैं, अगर मान लो हमने कोई नया कपड़ा पहना है, ठीक है ना, नए कपड़े पहने हमने, तो हम क्या सोचते हैं कि ये कपड़े मुझ पर अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, कि दूसरा आदमी क्या कहेगा देखकर, ठीक है ना। कोई दूसरा आदमी मेरे बारे में क्या बात कर रहा है, तो हमको इन सारी चीजों से फर्क पड़ता है। तो क्योंकि हम क्या है, सेल्फ कॉन्शियसनेस है, इसी को बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। मतलब हमको इस चीज की परवाह रहती है, चिंता रहती है कि दूसरा आदमी हमारे बारे में क्या सोचेगा, समझ रहे। तो उसको सेल्फ कॉन्शियसनेस कहते हैं। और सेल्फ कॉन्शियसनेस केवल और केवल किस में पाई जाती है, ह्यूमन बीइंग्स में पाई जाती है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, बच्चों ऑर्गेनिज्म के अंदर इंटरेक्शंस डिफरेंट लेवल पर पाए जाते हैं, ठीक है ना। डिफरेंट लेवल पर आपको इंटरेक्शंस देखने को मिलते हैं। तो ऑर्गेनिज्म के अंदर इंटरेक्शन को हम कैसे समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, हमारे पास होते हैं मॉलिक्यूल्स। क्या होते हैं बच्चों, मॉलिक्यूल्स। जब मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, सेल ऑर्गेनेली बना लेते हैं, सेल ऑर्गेनेली बना लेंगे, ठीक है ना। सेल ऑर्गेनेली क्या होती है बच्चों, जैसे सेल के अंदर आपने पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब सेल के अंदर पाए जाने वाले, ठीक है ना, पार्ट्स हैं। इनको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। जब बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज मिलेगी आपस में, उनके बीच में इंटरेक्शन होगा, तो सेल ऑर्गेनेलीज के बीच में इंटरेक्शन होने से क्या बन जाती है, एक सेल बनती है, ठीक है बच्चों। जब सेल्स आपस में इंटरेक्ट करती है तो सेल्स आपस में इंटरेक्ट करके क्या बनाती है, टिश्यू को बनाती है, ठीक है ना।
फिर जब टिश्यू आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? टिश्यू सिस्टम बना लेते हैं। टिश्यूज आपस में इंटरेक्ट करके टिश्यू सिस्टम बना लेंगे। टिश्यू सिस्टम जब इंटरेक्ट करेंगे आपस में तो क्या बनाएंगे? ऑर्गन बना लेंगे। टिश्यू सिस्टम आपस में इंटरेक्ट करके ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो क्या बना लेंगे? ऑर्गन सिस्टम बना देंगे। ऑर्गन सिस्टम आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो क्या बना देगा? ऑर्गन सिस्टम आपस में इंटरेक्ट करके बॉडी को फॉर्म करते हैं। तो बच्चों, ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट लेवल पर क्या देखा जाता है? इंटरेक्शन। कि मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट करके क्या बनाएंगे? सेल ऑर्गेनेलीज बनाएंगे। सेल ऑर्गेनेलीज आपस में इंटरेक्ट करके क्या बनाती है? सेल। बहुत सारी सेल्स जब आपस में इंटरेक्ट करेगी तो क्या बनेगा? टिश्यू। टिश्यू जब इंटरेक्ट करेंगे आपस में तो क्या बनेगा? टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ तो क्या बन जाएगा? ऑर्गन। ऑर्गन आपस में इंटरेक्ट करके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से क्या बन जाती है? बॉडी बन जाती है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया? इंटरेक्शन डिफरेंट लेवल पर होते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों, वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं। मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर सेल्स पाई जाती है और सेल्स क्या कर जाती है? रेप्लिकेट। सेल डिवीजन के द्वारा माइटोसिस होती है ना। ह्यूमन बीइंग माइटोसिस कर सकते हैं तो इसलिए सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं। इवॉल्विंग का मतलब क्या है? हम इवॉल्व कर रहे हैं। लिविंग बीइंग्स जो होते हैं वो इवॉल्विंग भी होते हैं। मतलब हम गलती करते हैं और फिर गलती को हम सुधार लेते हैं बाद में, तो उसको क्या बोलेंगे हम? इवॉल्विंग। एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम। और हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होता है जो सेल डिवीजन को या फिर हम कितना इवॉल्व कर रहे हैं उन सबको खुद को रेगुलेट कर सके, नियंत्रित करने के लिए एक सिस्टम पाया जाता है। ठीक है ना। हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक्सटर्नल स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है बच्चों, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, इवॉल्विंग होते हैं और सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम हमारे अंदर पाया जाता है और एक्सटर्नल स्टिमुलस के अगेंस्ट हम रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है। ऑल लिविंग फिनोमिना आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरेक्शंस। जितने भी लिविंग फिनोमिना हमारी बॉडी के अंदर होते हैं वो सब इंटरेक्शंस के कारण होते हैं। इंटरेक्शन मॉलिक्यूलर लेवल से स्टार्ट हो जाता है। मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट करके क्या बनाते हैं? सेल ऑर्गेनेलीज को बनाते हैं। सेल ऑर्गेनेलीज आपस में इंटरेक्ट करके किसको बनाता है? सेल को। सेल क्या बनाएगा? टिश्यू को। टिश्यू क्या बनाते हैं? टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम से क्या बनता है? ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है? बॉडी बन जाती है। ठीक है ना। तो ये डिफरेंट लेवल पर इंटरेक्शंस पाए जाते हैं और जैसे जैसे आप मॉलिक्यूल से बॉडी की तरफ जाएंगे तो लगातार क्या होगा? कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है ना। तो ये हमारे पास इंटरेक्शन का एक इंक्रीजिंग ऑर्डर बन जाता है। इसको हम हायरार्की बोलते हैं और इस हायरार्की में जैसे जैसे हम आगे की तरफ चलते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी हर लेवल पर बढ़ती जाती है। ठीक। एक पॉइंट आप ये याद रख लेना कि जो मेटाबॉलिज्म है वो अनडिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है लिविंग थिंग की। मतलब मेटाबॉलिज्म का कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है ना। मेटाबॉलिज्म एक अनडिस्प्यूटेड मतलब अविवादित प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सब के अंदर मेटाबॉलिज्म पाया जाता है। ठीक है। कॉन्शियसनेस में एक क्वेश्चन आता है कि जो कोमा पेशेंट होता है, कोमा पेशेंट को हम लिविंग कहेंगे या फिर डेड कहेंगे। तो एक क्वेश्चन आता है बच्चों कि कोमा पेशेंट को हम लिविंग कहेंगे या फिर डेड बोलेंगे। तो कोमा पेशेंट क्या होता है? कोमा पेशेंट के अंदर मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, ये सब प्रोसेस चलते रहते हैं। केवल कॉन्शियसनेस खत्म हो जाती है। जो कोमा पेशेंट होता है वो हमारी बातों को सुन सकता है, जितने भी एक्सटर्नल स्टिमुलस है, ठीक है ना, उन सबको वो रिसीव कर सकता है, लेकिन उसके खिलाफ रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। और यदि रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता तो इसका मतलब उसमें कॉन्शियसनेस नहीं है। कॉन्शियसनेस होने का मतलब ये नहीं है कि वो लिविंग नहीं है, ठीक है ना। लिविंग तो वो है क्योंकि उसके अंदर मेटाबॉलिज्म भी हो रहा है, ग्रोथ भी हो रही है। अगर कोमा पेशेंट
लाइफ सपोर्टिंग मशीन पर है, ठीक है ना, और उसका हार्ट काम कर रहा है पेस मेकर लगाकर, ठीक है ना, डायलिसिस के द्वारा उसका किडनी का काम भी किया जा रहा है, ठीक है ना, रेस्पिरेशन भी किया जा रहा है। यदि वो मशीन लाइफ सपोर्टिंग मशीन पर है, ठीक है ना, तो उसको हम लिविंग बोलेंगे। तो जो कोमा पेशेंट होता है, ठीक है ना, उसको हम लिविंग ना बोलकर ब्रेन डेड एक टर्म का यूज करते हैं। वैसे लिविंग कोमा पेशेंट को आप लिविंग बोलेंगे। अगर क्वेश्चन आ जाए कि लिविंग है या डेड है तो आप डेड मत कहें ना, ठीक है ना, क्योंकि उसके अंदर कॉन्शियसनेस के अलावा अदर जो लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक होती है वो सब फिनोमिना हो रहे हैं, ठीक है ना, केवल कॉन्शियसनेस नहीं होती है कोमा पेशेंट के अंदर। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेन डेड बोलते हैं। ये वर्ड आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो बच्चों, डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि कितने डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं। जितने भी डिफरेंट टाइप के एनिमल्स अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं उनसे बनती है डाइवर्सिटी। और अभी तक आप बता सकते हो कि कितने नंबर ऑफ स्पीसीज को डिस्कवर कर लिया गया है। तो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज को अभी तक डिस्कवर्ड कर लिया है। और ये नंबर इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन के लिए पूछा जाता है कि नंबर ऑफ डिस्कवर्ड स्पीसीज कितनी है। तो याद रखेंगे 1.7 to 1.8 मिलियन। अब हम बात कर रहे हैं नोमेनक्लेचर की। क्या होता है नोमेनक्लेचर? नोमेनक्लेचर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक नाम दिया जाता है, नेमिंग की जाती है, और वो नेम पूरे वर्ल्ड में सेम रहता है, ठीक है ना। नोमेनक्लेचर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक नेम दिया जाता है और वो नेम पूरे वर्ल्ड में सेम रहता है। मतलब एक स्पीसीज को पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से जाना जाता है। नोमेनक्लेचर सिस्टम में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक नाम दिया जाता है जो पूरे वर्ल्ड में सेम रहता है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की पहचान करना। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नोमेनक्लेचर या नेमिंग करने से पहले हमको उस एनिमल को पूरी तरीके से डिस्क्राइब करना होता है, ठीक है ना, तभी हम उसका करेक्टली नेमिंग कर पाएंगे। अब डिस्क्राइब कैसे करेंगे एनिमल को? तो जो भी कोई नई स्पीसीज हमको डिस्कवर्ड होती है तो हम उसको उसकी फिजिकल अपीयरेंस या उसका एनाटॉमी को चेक करते हैं और ये देखते हैं कि उसके कैरेक्टर्स ज्ञात एनिमल में से किससे मैच कर रहे हैं। हम ये चीज चेक करते हैं, ठीक है ना। और अभी आप आगे पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी को, जिसमें एनिमल्स को कैटेगराइज किया जाता है किंगडम में, उसके बाद आता है फाइलम, उसके बाद आता है क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, ठीक है ना। इस तरीके से हम कैटेगराइज करेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म को और फिर उसके बाद ऑर्गेनिज्म को कोई नाम दिया जाता है, ठीक है। अगर आप प्लांट के नोमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं तो प्लांट के लिए नोमेनक्लेचर का काम कौन करता है? ICBN, जिसकी फुल फॉर्म होती है, याद कर लेना, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, है ना। इसके द्वारा प्लांट्स का नोमेनक्लेचर किया जाता है। वहीं अगर हम एनिमल्स के नोमेनक्लेचर की बात करें, एनिमल्स का नोमेनक्लेचर करने के लिए ICZN है ना, जिसको की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो बच्चों ये फुल फॉर्म एग्जामिनेशन में पूछी जा चुकी है, इनको आप याद रखना। प्लांट्स का नोमेनक्लेचर करने के लिए कौन है? ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, और एनिमल्स का नोमेनक्लेचर करने के लिए कौन है? ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है ना, वो केवल एक ही होता है। एक ही नेम के कभी भी आपको दो स्पीसीज नहीं मिलेगी साइंटिफिक नेम में। जो साइंटिफिक नेम होता है वो एक स्पीसीज का केवल एक नाम ही होता है और एक ही नाम आपको किन्हीं दो स्पीसीज के नहीं मिलेंगे।
जब हम साइंटिफिक नेमिंग को देखते हैं तो उसमें हमको दो कंपोनेंट दिखाई देते हैं। एक होता है जेनरिक नेम, जेनरिक नेम जो होता है ना जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा हमको दिखाई देता है एक और कंपोनेंट जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक एपिथेट, और स्पेसिफिक एपिथेट स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है। तो ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से दो कंपोनेंट होते हैं साइंटिफिक नेम में। एक होता है जेनरिक नेम जो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट। इतनी बात आपको समझ में आ गई है क्या? अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम बात करते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग करना, और बाइनोमियल का मतलब है दो कंपोनेंट। जब हम किसी एक स्पीशीज का नाम लिखेंगे, किसी एक ऑर्गेनिज्म का नाम लिखेंगे, तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं। अभी बताया, एक जेनरिक नेम होता है, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट होता है, तो उसको बोलेंगे बाइनोमियल। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम जो है वो किसने दिया है? कैरोलस लिनियस ने। ये नाम याद कर लेना आप, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस। बच्चों, बायोलॉजिकल नेम जो होता है वो जनरली लैटिन में लिखा जाता है, ये भी बात इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजिकल नेम को हम किस लैंग्वेज में लिखते हैं? लैटिन में लिखा जाता है। और जब नाम को हम लिखते हैं तो इटैलिक में लिखते हैं। इटैलिक का मतलब होता है जब हम तिरछे लिखते हैं ना वर्ड को इस तरीके से, तो ये होता है इटैलिक, ठीक है ना। दे आर लैटिनाइज्ड और ड्राइव फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। चाहे ऑर्गेनिज्म का जो ओरिजिन है वो लैटिन में हुआ है या लैटिन से नहीं भी हुआ है, लेकिन उसका नाम आपको लैटिन में ही लिखना है, ठीक है ना। जो ऑर्गेनिज्म है जिसके तुमको नेमिंग करनी है, चाहे वो लैटिन के अंदर ही उसका ओरिजिन हुआ है या फिर वो कहीं और हुआ उसका ओरिजिन, लेकिन नाम आपको उसका लैटिन में ही लिखना है। बच्चों, तो बायोलॉजिकल नेम का जो पहला वर्ड होता है, फर्स्ट वर्ड बायोलॉजिकल नेम का, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? जीनस को। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो बायोलॉजिकल नेम का पहला वर्ड होता है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है। द सेकंड कंपोनेंट डिनोट द स्पेसिफिक एपिथेट, और जो सेकंड नेम होता है वो स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि एक एग्जांपल लिख के दिखाया यहाँ पर, मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका बच्चों नाम होता है मैंगो का। तो जो मैंजीफेरा है वो क्या है? जीनस, और इंडिका क्या है? स्पीशीज। तो बायोलॉजिकल स्पीशीज का जो पहला वर्ड होता है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? जीनस को। और सेकंड कंपोनेंट जो होता है नेम का वो किसको रिप्रेजेंट करता है? स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीशीज को। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया मैंगो का मैंजीफेरा इंडिका। तो जो मैंजीफेरा है वो जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है और इंडिका स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। बच्चों, जब हम बायोलॉजिकल नेम को, ठीक है ना, हाथ से लिखते हैं, हैंड रिटन, तो उनको अलग अलग अंडरलाइन किया जाता है। जैसे कि मैंजीफेरा को आपने अलग से अंडरलाइन कर दिया और इंडिका को अलग से अंडरलाइन कर दिया। और जब प्रिंट कराया जाता है नाम को, अगर हम प्रिंट कराते हैं तो उसको इटैलिक में आपको प्रिंट कराना होता है, ठीक है ना। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको बायोलॉजिकल नेम को हाथ से लिखना है तो जीनस और स्पीशीज को अलग अलग से अंडरलाइन कर दो, और जब प्रिंट कराएंगे तो बायोलॉजिकल नेम को आपने इटैलिक में लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द फर्स्ट वर्ड डिनोट द जीनस स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। पहला वर्ड जीनस को रिप्रेजेंट करता है और कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, जबकि स्पेसिफिक एपिथेट का जब हम नाम लिखते हैं तो उसको पूरे के पूरे वर्ड को स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। तो आप इसको इस एग्जांपल से भी लिख सकते हैं। जब मैंने मैंजीफेरा लिखा जीनस का नाम, तो एम को पहले वर्ड को बनाया कैपिटल, और स्पीशीज का नाम हमने लिखा इंडिका, तो इसमें आप देखो सारे वर्ड स्मॉल लेटर में होते हैं। तो जीनस का पहला वर्ड कैपिटल बनेगा और स्पीशीज का पहला वर्ड या सारे ही वर्ड क्या बनेंगे? स्मॉल लेटर में बनेंगे। तो ये आपका एक एग्जांपल हुआ। एक बात और याद रखनी है आपको, जब हम नाम लिखते हैं तो नाम के लास्ट में आपको ऑथर का नेम भी लिखना है, ठीक है ना, आफ्टर द स्पीशीज एपिथेट।
स्पीसीज एपिथेट या स्पीसीज के नाम के बाद में आपको ऑथर का नाम भी लिखना होता है। जैसे मैंजीफेरा इंडिका, इस नाम को देने वाले कौन है? लिनियस। तो मैंने लिख दिया मैंजीफेरा इंडिका लिन। उसको एब्रीविएशन में लिखना है, मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, लिन। हम इस तरीके से लिख देंगे। तो ऑथर का नाम कब लिखा जाता है? स्पेसिफिक एपिथेट के बाद में। ठीक है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है? लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि नंबर ऑफ स्पीसीज जो डिस्कवर्ड हुई है उनके नंबर कितने हैं? 1.7 to 1.8 मिलियन। 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन तक के स्पीसीज को डिस्कवर्ड किया है। तो इतनी स्पीसीज को कैटेगराइज करने की जरूरत है, अगर उनकी स्टडी हमको करनी है। तो इन इतनी सारी स्पीसीज को, इन सभी स्पीसीज की स्टडी करने के लिए हमको क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिज्म आर ग्रुप इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी बेस्ड ऑन सम कैरेक्टर। उन स्पीसीज के कैरेक्टर के बेस पर उनको हमने कैटेगराइज किया है और इससे हमको क्या मिलती है? ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने में हेल्प मिलती है। ठीक है। बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। ये ना, क्लासिफिकेशन करते समय हमने अलग अलग कैटेगरी बनाई है और उन कैटेगरी को क्या बोला जाता है? टैक्सा कहा जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। और इस क्लासिफिकेशन को हमने क्या नाम दिया है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो हमने किया है, टैक्सोनॉमी नाम दिया गया है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मॉडर्न टैक्सोनॉमी के क्या क्या बेसिस है। बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, मतलब किन किन फीचर्स को देखकर हमने क्लासिफाई किया है किसी भी एनिमल को। तो हमने एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देखा, ठीक है ना, उस बेस पर एनिमल्स को क्लासिफाई किया है। दूसरा, उन एनिमल्स के अंदर पाए जाने वाली सेल के स्ट्रक्चर के बेस पर हमने इनको क्लासिफाई किया। डेवलपमेंट प्रोसेस किस टाइप का होता है? डायरेक्ट डेवलपमेंट है या फिर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, उस बेस पर हमने क्लासिफाई किया। इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट के अंदर किस तरीके से इंटरेक्शन करता है अदर एनिमल के साथ, तो उस बेस पर हमने क्लासिफाई किया। ठीक है। जब भी हम किसी नए एनिमल को कैटेगराइज करते हैं तो सबसे पहले उसका कैरेक्टराइजेशन किया जाता है। ये एग्जामिनेशन के लिए ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उसके बाद क्लासिफिकेशन करेंगे और लास्ट में नोमेनक्लेचर करेंगे। तो इसको क्रम में याद कर लेना। ये पूछा जाता है, सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन होगा। कैरेक्टराइजेशन का मतलब होता है कि सबसे पहले जो एनिमल को डिस्कवर किया गया है, जो एनिमल डिस्कवर हुआ है, सबसे पहले उसके कैरेक्टर्स को पहचाना जाता है कि जैसे कि जिस एनिमल के कितने लेग्स है, ठीक है ना, हाइंड लिम्ब, उसके हाथ कितने हैं, ठीक है ना, आंखें कितनी है, ईयर्स उसके बड़े हैं या छोटे हैं, तो इस तरीके से, या उसका फिजिकल अपीयरेंस किस एनिमल की तरह दिखाई देता है, तो ये कहलाता है कैरेक्टराइजेशन। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि जो कैरेक्टर्स हमको मिले हैं वो किस से मैच कर रहे हैं, किस एनिमल से, तो वो होता है आइडेंटिफिकेशन। पहले से ही हमारे पास डिस्कवर्ड एनिमल्स हैं, तो उन एनिमल में से हम देखते हैं कि किस एनिमल के साथ वो कैरेक्टर्स मैच हो रहे हैं। फिर उसी के साथ हम क्या कर देंगे, उसी कैटेगरी में उस नए एनिमल को हम रख देंगे, उसका क्लासिफिकेशन कर देंगे और फिर लास्ट में उसका क्या कर दिया जाता है, नोमेनक्लेचर कर दिया जाता है। तो टैक्सोनॉमी के ये बेसिक प्रोसेसेस हैं। पहले कैरेक्टराइजेशन किया जाता है, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद होता है क्लासिफिकेशन और फिर नोमेनक्लेचर। याद रखेंगे आप इन पॉइंट्स को, ये पूछा जा सकता है मॉडर्न टैक्सोनॉमी के बेसिस कौन कौन से हैं। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, दूसरा सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, तीसरा डेवलपमेंट प्रोसेस। डेवलपमेंट प्रोसेस का मतलब होता है कि डेवलपमेंट डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन उस ऑर्गेनिज्म की, और ये प्रोसेसेस है जो हम लगाएंगे, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और उसके बाद नोमेनक्लेचर। ठीक है। नेक्स्ट टर्म पढ़ते हैं सिस्टमैटिक्स। क्या होता है, तो सिस्टमैटिक भी एक टैक्सोनॉमी है। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है, आइडेंटिफिकेशन करेंगे सबसे पहले हम किसी भी एनिमल का, उसके बाद नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन,
ठीक है ना। तो ये जो पहले हमने टैक्सोनॉमी में क्या है वो सब किया जाएगा। साथ में इसमें एक चीज एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी देखा जाता है उस ऑर्गेनिज्म का। मतलब इवोल्यूशन का मतलब होता है कि जो उसके पहले पूर्वज रहे होंगे, एंसेस्टर, ठीक है ना, उनको भी देखा इंक्लूड किया जाता है, उनकी भी इंफॉर्मेशन को ऐड किया जाएगा इसमें। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब होता है जो एनिमल डिस्कवर्ड हुआ है उस एनिमल के जो एंसेस्टर रहे होंगे तो उनकी भी स्टडी साथ में की जाती है सिस्टमैटिक्स के अंदर। सिस्टेमा वर्ड का मतलब क्या होता है? लैटिन वर्ड है सिस्टेमा, लैटिन वर्ड होता है सिस्टेमा, जिसका मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। ऑर्गेनिज्म के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक्स, या लैटिन में बोलते हैं इसको सिस्टेमा। लिनियस की एक जो बुक है उसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी, ये बुक का नाम भी पूछा जाता है सिस्टेमा नेचुरी। लिनियस ने अपनी बुक का टाइटल दिया गया था जो पब्लिश हुई थी, ठीक है ना, सिस्टेमा नेचुरी। यहाँ पर सिस्टेमा का मतलब क्या होगा? अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन करने के लिए बच्चों डिफरेंट रैंक बनाई गई है, ठीक है ना। जैसे कि सबसे एक रैंक है स्पीसीज, फिर उसके बाद उससे बड़ी रैंक का नाम है, कैटेगरी का नाम है जीनस, उसके बाद आती है फैमिली, उसके बाद आता है ऑर्डर, उसके बाद आता है क्लास, ठीक है ना, उसके बाद आता है फाइलम, उसके बाद आता है किंगडम। द कैटेगरी इज ए पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट इज कॉल्ड द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो ये क्या हुआ बच्चों? ये पूरा का पूरा जो ऑर्डर है तुम्हारा ये टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट है, और इसकी हर एक कैटेगरी को क्या बोला जाता है? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहा जाता है। तो स्पीसीज एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, जीनस एक अलग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, फैमिली एक अलग से टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, इसी तरीके से ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम। और इन सबको मिलाकर हम क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमिक हायरार्की। एक टैक्सोनॉमिक हायरार्की बन जाती है, ठीक है। और हर कैटेगरी क्लासिफिकेशन की क्या कहलाती है? एक यूनिट कहलाती है ना, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। जो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है उसको हम क्या बोलेंगे? रैंक बोलेंगे, या फिर कॉमनली टर्म देते हैं उसको टैक्सोन, ठीक है ना। और प्लूरल में इसको बोला जाता है टैक्सा। तो टैक्सोन एक के लिए यूज करेंगे हम, तो ये एक स्पीसीज जो है ना ये एक टैक्सोन है, जीनस भी एक टैक्सोन है, फैमिली भी एक टैक्सोन है, ऑर्डर भी एक टैक्सोन है, क्लास भी एक टैक्सोन है, फाइलम भी एक टैक्सोन है, किंगडम भी एक टैक्सोन है। समझ रहे हो? तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। यहाँ पर देखिए जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की है, उन टैक्सोनॉमिक हायरार्की को हमने 7 ब्रॉड कैटेगरी में क्लासिफाई किया है, जिनको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो स्पीसीज आता है सबसे पहले, उसके बाद आता है जीनस, उसके बाद आता है फैमिली, उसके बाद आता है ऑर्डर, उसके बाद आती है क्लास, उसके बाद आता है फाइलम या फिर डिवीजन, और फिर आता है किंगडम। तो ये तुम्हारा कौन सा ऑर्डर हो गया? असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। मतलब सबसे छोटी कैटेगरी का नाम है स्पीसीज, सबसे बड़ी कैटेगरी का नाम हो गया किंगडम। बच्चों फाइलम वर्ड आपको तब यूज करना है जब आप एनिमल का क्लासिफिकेशन कर रहे हो, और यदि आप प्लांट का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो आपको डिवीजन शब्द का उपयोग करना है, ठीक है ना। एनिमल के क्लासिफिकेशन के दौरान आप फाइलम लिखोगे, और डिवीजन कब लिखना है? जब प्लांट का क्लासिफिकेशन कर रहे हो। स्पीसीज सबसे लोवेस्ट टैक्सा है, सबसे छोटी कैटेगरी होती है ये, है ना। अब देखो इनके लिए हमने नाम दे रखे हैं, जैसे कि टैक्सा बोल सकते हो आप, स्पीसीज एक टैक्सा है, ठीक है ना। इसको हम कैटेगरी भी बोल सकते हैं, इसको हम रैंक भी बोल सकते हैं। जैसे कि जीनस हो गया ना, जीनस एक टैक्सा है, या फिर आप इसको कैटेगरी बोल दो, या फिर एक रैंक भी बोल सकते हैं। तो ये कहलाती है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जितना भी पॉइंट्स बताए मैंने आपको, ये सब आपकी समझ में आ गए होंगे मुझे उम्मीद है, ठीक है ना। स्पीसीज किसको कहा जाता है? तो स्पीसीज ऑर्गेनिज्म का ऐसा समूह होता है, ऐसा ग्रुप होता है जिनमें हमको फंडामेंटल सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। फंडामेंटल सिमिलैरिटी का मतलब है कि अगर आप एक ही स्पीसीज के 2 ऑर्गेनिज्म को देखोगे तो उनका बॉडी स्ट्रक्चर आपको एक ही जैसा दिखाई देगा। अगर नंबर ऑफ लेग्स अगर 2 है तो आपको 2 ही लेग दिखाई देगी सभी के अंदर, ठीक है ना। यदि आपको 4 पैर दिखाई दे रहे हैं तो उस स्पीसीज के सभी ऑर्गेनिज्म के पास 4 ही पैर होंगे, ठीक है। अगर सींग है किसी के तो आपको सींग सब में दिखाई देंगे।
समझ रहे हो? तो फंडामेंटल सिमिलैरिटी आपको दिखाई देती है स्पीसीज के सभी ऑर्गेनिज्म में। दूसरा पॉइंट देखो, द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस, और मॉर्फोलॉजिकली आपको डिफरेंस देखने को मिलता है एक स्पीसीज के सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर। मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंस का मतलब क्या है कि जैसे कि अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन की स्पीसीज है जो उनमें मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंस कैसे मिलेगा आपको। मान लो कोई ह्यूमन का रंग काला हो सकता है, कुछ का व्हाइट हो सकता है, ठीक है, कुछ का मीडियम हो सकता है, तो आपको स्किन के कलर में डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे, तो वो एक मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस हो गया। जैसे आपको हाइट दिखाई दे सकती है, किसी ऑर्गेनिज्म की हाइट ज्यादा है और उसी स्पीसीज के दूसरे ऑर्गेनिज्म की हाइट कम है, तो ये इस तरीके से मॉर्फोलॉजिकली आपको डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। और बच्चों, स्पीसीज ही केवल एक ऐसा टैक्सा है जिसका अर्थ के ऊपर रियल एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है। रियल एग्जिस्टेंस किसका है? स्पीसीज का। बाकी अगर हम बात करें जीनस की या फिर क्लास की बात करें, हम फैमिली की बात करें, ऑर्डर की बात करें, तो इनका रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। एग्जिस्टेंस किसका है? अर्थ के ऊपर एक स्पीसीज का, ठीक है। एक ही स्पीसीज के जितने ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आपस में क्या कर सकते हैं? ब्रीडिंग कर सकते हैं, इंटरब्रीडिंग हो जाएगी। और इंटरब्रीडिंग होने से क्या होता है? जीन का एक्सचेंज नेचर के अंदर होता रहता है, ठीक है ना। जीन का एक्सचेंज हो जाएगा। जीन का मतलब होता है तुम्हारा डीएनए, ठीक है ना, जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है रिप्रोडक्शन करने से, है ना। ब्रीडिंग का मतलब रिप्रोडक्शन करने से है। तो एक ही स्पीसीज के मेंबर्स आपस में रिप्रोडक्शन करके नई संतानों को उत्पन्न करते हैं और उससे नेचर के अंदर जीन का एक्सचेंज होता है। और जीन का एक्सचेंज होने से बच्चों वेरिएशन देखने को मिलता है, हमको नेचर के अंदर वेरिएशन आता है जीन एक्सचेंज होने के कारण, ठीक है। अब हम बात करते हैं जीनस की। तो जीनस क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। स्पीसीज के ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं? क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के ग्रुप को जीनस कहते हैं हम, ठीक है। मोर कैरेक्टर्स इज कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनरा। तो दो डिफरेंट जीनस के, जेनरा का मतलब है बच्चों जीनस, दो डिफरेंट जीनस के बीच में, दो डिफरेंट जीनस में जो स्पीसीज आती है उन स्पीसीज के बीच में आपको, ठीक है ना, कम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेंगे। और एक जीनस के अंदर जितने भी स्पीसीज है उनके अंदर आपको कॉमन कैरेक्टर्स ज्यादा दिखाई देंगे। तो आपको ये एग्जांपल लर्न करना है पोटैटो और ब्रिंजल का। पोटैटो और ब्रिंजल दो डिफरेंट स्पीसीज है, ठीक है ना। आलू और बैंगन ये दो डिफरेंट स्पीसीज है, लेकिन इनका जीनस सेम है। और क्या जीनस है इनका? आप याद करना, सोलेनम, ठीक है ना। सोलेनम इनका जीनस है कॉमन। किस किस का? पोटैटो और ब्रिंजल का। ये एनसीईआरटी में एग्जांपल गिवन है। इसी प्रकार सिमिलरली लायंस की अगर हम बात करें तो लायंस का नाम होता है पैंथेरा लियो। और हम साइंटिफिक नेम लिखना सीख चुके हैं, पहले जीनस का नाम आता है, उसके बाद स्पीसीज का नाम आता है। तो पैंथेरा क्या हुआ इसका? जीनस, और लियो क्या है? स्पीसीज। तो लायन का साइंटिफिक नेम होता है पैंथेरा लियो। लियोपार्ड का साइंटिफिक नेम होता है पैंथेरा पार्डस। टाइगर का साइंटिफिक नेम होता है पैंथेरा टिग्रिस। तो बच्चों लायन है, लियोपार्ड है और टाइगर, तो इन सब, ये सब अलग अलग स्पीसीज है, लेकिन इन डिफरेंट स्पीसीज में कॉमन कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। तो इनको सेम जीनस के अंदर रखा गया है और जीनस का नाम है पैंथेरा। तो आप याद रखोगे पोटैटो और ब्रिंजल का जीनस क्या है? सोलेनम। और लायन, लियोपार्ड और टाइगर का जो जीनस है वो पैंथेरा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैमिली की। तो फैमिली क्या होता है बच्चों? फैमिली होता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। जो रिलेटेड जेनरा है, जिन जीनस में आपस में सिमिलैरिटी पाई जाते हैं, तो उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? फैमिली। और फैमिली के अंदर हम देखें तो आपको लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू जीनस और स्पीसीज। स्पीसीज और जीनस के कंपैरिजन में फैमिली के अंदर आपको लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी। अब आप जैसे जैसे टैक्सोनॉमी में
हायर कैटेगरी की तरफ चलोगे तो आपको सिमिलैरिटी कम देखने को मिलेगी। तो फैमिलीज को किस बेस पर बनाया जाता है, एक ही ऑर्गेनिज्म को मतलब सेम फैमिली में हम किस बेस पर रखते हैं, तो वेजिटेटिव और रिप्रोडक्शन फीचर को देखकर, ठीक है ना, कि किस प्रकार से किस मोड के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है ना, उस बेस पर हमने ऑर्गेनिज्म को सेम फैमिली में रखा है। 3 डिफरेंट जेनरा है बच्चों हमारे पास, देखो सोलेनम है, पिटूनिया है और धतूरा है। सबको एक कॉमन फैमिली में रखा गया है, सोलेनेसी। तो ये याद रखोगे आप, ठीक है ना। जीनस सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा ये बिलोंग करते हैं सेम फैमिली से जिसका नाम है सोलेनेसी। और जीनस पैंथेरा, ठीक है ना, जिसके अंदर कौन कौन आता है, लायन आता है, टाइगर आता है और लिपार्ड आता है, ठीक है ना। तो ये सब एक ही कॉमन जीनस के हैं। और तुम्हारी फेलिस जीनस है किसका, कैट का। तो इनको एक कॉमन फैमिली में रखा गया है सबको, फेलिडी। तो जो तुम्हारा लायन, टाइगर, लिपार्ड है, इन सब की फैमिली का नाम है फेलिडी और कैट की भी फैमिली का नाम है फेलिडी, ठीक है ना। तो फैमिली के लेवल पर सिमिलैरिटी पाई जाती है लायन, टाइगर और कैट में भी। तो बच्चों कैट का अगर पूछा है जीनस क्या है कैट का, तो आप कहना फेलिस, और कैट की फैमिली क्या है, तो फेलिडी, ठीक है ना। कैट की फैमिली है फेलिडी और जीनस है फेलिस। इसी प्रकार आप डॉग का भी याद रख सकते हो, डॉग का जीनस होता है कैनिस और कैट का क्या है, फेलिस। नेक्स्ट हम चलते हैं ऑर्डर पर, है ना। फैमिली से बड़ी जो टैक्सा है हमारे पास उसको बोलते हैं ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, ये हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, ठीक है ना। और इसमें आइडेंटिफाई करते हैं एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब इसमें और ज्यादा कैरेक्टर्स देखे जाएंगे तो यहाँ पर आपको सिमिलैरिटी और कम देखने को मिलेगी, ठीक है ना। फैमिली से भी कम सिमिलैरिटी देखने को मिलती है हमको ऑर्डर में। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर इज द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज which exhibit a few similar characters than family। और ऑर्डर जो है ना, बहुत सारी फैमिली से मिलकर ऑर्डर बनता है, इसलिए ऑर्डर के अंदर, एक ही ऑर्डर के अंदर जितने एनिमल्स रखे हुए होंगे उनके अंदर आपको सिमिलैरिटी बहुत कम देखने को मिलेगी। फिर जब बहुत सारे ऑर्डर आपस में मिल जाते हैं तो ऑर्डर के मिलने से क्या बन जाती है, एक क्लास बनती है ना। तो क्लास ऑर्डर से बड़ी एक कैटेगरी है। फिर बहुत सारी क्लास जब आपस में मिल जाती है तो क्या बन जाता है बच्चों, फाइलम बनता है क्लास के असेंबलेज होने से। और अगर हम बात कर रहे हैं एनिमल्स की, तो एनिमल्स के केस में हम क्या बोलते हैं, फाइलम, और प्लांट्स के केस में हम फाइलम ना बोलकर क्या बोलते हैं, डिवीजन। तो ये बात आपको शायद पता होगी, ये हम पहले भी बता चुके हैं। जब प्लांट के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं तो डिवीजन बोलेंगे और फाइलम वर्ड का यूज करेंगे एनिमल्स के अंदर, ठीक। नेक्स्ट बड़ी कैटेगरी आ जाती है हमारे पास किंगडम। तो ये हाईएस्ट टैक्सा होता है क्लासिफिकेशन के अंदर, सबसे बड़ी कैटेगरी का नाम है किंगडम। और किंगडम क्योंकि सबसे बड़ी कैटेगरी का नाम है, इसलिए इसके अंदर आपको जो कॉमन कैरेक्टर्स है वो कम से कम देखने को मिलेंगे। अगर हम विटेकर के क्लासिफिकेशन की बात करें तो विटेकर ने 5 किंगडम्स बताए हैं। विटेकर के अनुसार किंगडम्स कितने होते हैं, 5। कौन कौन से होते हैं 5 किंगडम? एक किंगडम है आपके पास मोनेरा, एक किंगडम है आपके पास प्रोटिस्टा, एक किंगडम है आपके पास फंजाई, एक किंगडम है आपके पास प्लेंटी, एक किंगडम है आपके पास एनिमिलिया, ठीक है। तो ये 5 किंगडम है हमारे पास, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, ठीक है। जैसे जैसे हम हायर कैटेगरी की तरफ चलते हैं, मींस स्पीसीज से किंगडम की तरफ चलते हैं, तो द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गोज ऑन डिक्रीजेस। तो जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, कॉमन कैरेक्टर्स है ना, उनमें कमी आती है जैसे जैसे आप स्पीसीज से किंगडम की तरफ चलते हो। एज वी गो अप फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, जैसे जैसे हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं तो प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स
और जैसे जैसे आप, क्योंकि छोटी कैटेगरी से आप बड़ी कैटेगरी की तरफ जा रहे हो ना, तो प्रोसेस तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो ही जाएगा। तो स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाने पर क्लासिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो कॉम्प्लेक्स होता जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स में कमी आती है। और विटेकर के अनुसार 5 किंगडम होते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। ठीक है, और किंगडम तुम्हारा हाईएस्ट टैक्सा है। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है किंगडम के लिए। तो क्या होता है टैक्सोनॉमिकल एड्स? यह एक ऐसी टेक्निक होती है या प्रोसीजर बोल सकते हैं हम इसको, जिसमें हम एनिमल्स के बारे में इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है, हमको हेल्प मिलती है, ये हमारे लिए यूजफुल होते हैं आइडेंटिफिकेशन करने के लिए किसी भी एनिमल को और उसका क्लासिफिकेशन करने के लिए। ठीक है, टैक्सोनॉमिकल एड क्या है? ऐसी टेक्निक या प्रोसीजर जिसमें इंफॉर्मेशन को ऐड किया जाता है, स्टोर किया जाता है। ठीक है ना, बहुत सारे एनिमल्स की हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखेंगे और उस इंफॉर्मेशन का यूज हम करते हैं किसी नए ऑर्गेनिज्म की को आइडेंटिफाई करने के लिए और उसका क्लासिफिकेशन करने के लिए। टैक्सोनॉमिकल एड्स के अंदर हमारे पास क्या क्या आता है? हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन्स, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क्स की और मैनुअल्स और मोनोग्राफ। ठीक है, और एक और आता है इसके बाद जो इसमें लिखा नहीं है लिस्ट में, कैटालॉग। तो इन सबको हम एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, हर्बेरियम किसको कहते हैं? चेक करिए। हर्बेरियम एक स्टोर हाउस होता है जिसके अंदर हम प्लांट की स्पीसीज को कलेक्ट करते हैं। ठीक है ना, प्लांट की स्पीसीज को कलेक्ट किया जाता है हर्बेरियम के अंदर, जिसमें हम प्लांट्स को ड्राई कर लेते हैं। सबसे पहले सूखा लिया जाता है, फिर उसको प्रेस्ड करते हैं। ठीक है ना, प्रेस करेंगे और फिर उस प्लांट को हम एक शीट के ऊपर प्रिजर्व कर देते हैं, शीट के ऊपर चिपका देते हैं। सबसे पहले आपको प्लांट को सुखाना है, उसके बाद प्रेस करना है और उसके बाद शीट के ऊपर उसको चिपका देना है। ठीक है, और आपको उस शीट के ऊपर उस प्लांट का पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना है हर्बेरियम शीट के ऊपर। ठीक है ना, ये एक डायग्राम में भी दिखा रखा है, देखो एक प्लांट को, सूखा हुआ प्लांट है, उसको प्रेस करके एक शीट के ऊपर, हर्बेरियम शीट बोलते हैं इसको, इसके ऊपर चिपका दिया जाता है इसको। ठीक है, और इस हर्बेरियम शीट के ऊपर आपको लेबल करना होता है इंफॉर्मेशन को। ठीक है ना, इंफॉर्मेशन जैसे कि आप डेट लिख देंगे उसके ऊपर कि किस डेट में आपने उस प्लांट की स्पीसीज को एक्सट्रैक्ट किया था और किस जगह से आपने उस प्लांट की स्पीसीज को प्राप्त किया, उस जगह का नाम लिखेंगे। ठीक है ना, कलेक्शन जहां से आपने किया है उस प्लांट स्पीसीज को, और पूरे डाटा को हम इंग्लिश में लिखते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में। जिस प्लांट स्पीसीज को आप हर्बेरियम शीट पर लगा रहे हो उस प्लांट स्पीसीज का लोकल नेम क्या है और उसका बोटेनिकल नेम क्या है, वो नेम हर्बेरियम शीट के ऊपर लिखा जाता है। वो ऑर्गेनिज्म कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है उस फैमिली का नाम लिखेंगे, और कलेक्टर का नेम लिखा जाता है, जिस आदमी ने उस प्लांट स्पीसीज को कलेक्ट किया है उसका भी हम नाम लिखेंगे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हर्बेरियम शीट के ऊपर लिखी जाती है। हर्बेरिया को क्विक रेफरल सिस्टम कहा जाता है टैक्सोनॉमिकल स्टडीज में। मतलब जब भी कोई आपको नई स्पीसीज मिलती है और आपको उसको क्लासिफाई करना हो तो उस स्पीसीज के जो कैरेक्टर्स है वो मैच करने के लिए हम हर्बेरियम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, हर्बेरियम में जाकर देखेंगे कि कौन सी प्लांट स्पीसीज से हमारा जो नया डिस्कवर्ड स्पीसीज है उसके कैरेक्टर मैच हो रहे हैं। तो इसलिए क्विक रेफरल सिस्टम कहा जाता है हर्बेरियम को। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है हर्बेरियम के लिए। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्विक रेफरल सिस्टम कहा किसको जाता है, तो याद रखना हर्बेरियम को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं बोटेनिकल गार्डन को। है ना, बोटेनिकल गार्डन क्या होते हैं? तो यहाँ पर लिविंग प्लांट को हम कलेक्ट करते हैं। लिविंग प्लांट का कलेक्शन होता है, ठीक है ना, सिस्टमैटिक रेफरेंस के लिए। सिस्टमैटिक भी एक टैक्सोनॉमी होती है जिसमें हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को देखते थे, अगर आपको याद हो। तो बोटेनिकल गार्डन के अंदर आपको क्या मिलेंगे? लिविंग प्लांट्स, जबकि हर्बेरियम के अंदर आपको डेड प्लांट मिलता है ना, ड्राइड, सूखे हुए। बोटेनिकल गार्डन में आपको लिविंग प्लांट्स का कलेक्शन मिलता है।
आपको ये याद कर लेना है कौन कौन से बोटेनिकल गार्डन है जो फेमस है। तो एक याद रखना है, इंग्लैंड में है कीव, ये पूछा जाता है, ठीक है ना। कीव जो बोटेनिकल गार्डन है इंग्लैंड में सिचुएटेड है। और इंडियन बोटेनिकल गार्डन ये कहां पर है बच्चों? हावड़ा में, इंडिया के अंदर हावड़ा एक जगह है, वहां पर इंडियन बोटेनिकल गार्डन है। और नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है बच्चों लखनऊ में। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा बोटेनिकल गार्डन कहां पर सिचुएटेड है। ये मैं आपके लिए कुछ फोटो भी लेकर आया हूं। तो जो पहला आपको ये फोटो दिखाई दे रहा है ये कीव का है, कीव इंग्लैंड में बोटेनिकल जो गार्डन है। दूसरा डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ये हावड़ा का है, इंडियन बोटेनिकल गार्डन। जो तीसरा डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ये नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट का एक डायग्राम है जो कि लखनऊ में सिचुएटेड है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे म्यूजियम की। तो म्यूजियम क्या होता है बच्चों? म्यूजियम के अंदर कलेक्शन होता है प्रिजर्व एनिमल्स एंड प्लांट स्पेसिमेंस का फॉर स्टडी रेफरेंस। तो आप ये याद करते चलिए, मैंने आपको बताया सबसे पहले हर्बेरियम, हर्बेरियम के अंदर आप ड्राइड प्लांट्स को प्रिजर्व करते हैं, जबकि बोटेनिकल गार्डन के अंदर आपको लिविंग प्लांट्स मिलते हैं। और म्यूजियम में आपको क्या मिलेगा? प्रिजर्व प्लांट्स और एनिमल दोनों स्पीसीज मिलती है, और ये लिविंग नहीं होती है ना। जैसे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, एक ये डायग्राम स्केलेटन एक एनिमल का लिया गया है, इधर दूसरे एनिमल का एक स्केलेटन लिया गया है। म्यूजियम के अंदर स्पेसिमेन को प्रिजर्व करते हैं एक कंटेनर के अंदर या फिर एक जार के अंदर, और प्रिजर्व सॉल्यूशन के अंदर रखा जाता है, ठीक है ना। प्रिजर्व सॉल्यूशन जैसे कि फॉर्मलिन हो सकता है, ठीक है ना, जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। तो म्यूजियम के अंदर आपको प्लांट और एनिमल दोनों को प्रिजर्व करके रखा जाता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जूलॉजिकल पार्क की, ठीक है ना। जूलॉजिकल पार्क, तो यहाँ पर बच्चों ये ऐसा प्लेस होता है जहां पर वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में, ठीक है ना, अंडर ह्यूमन केयर। जहां पर मान लो कोई एनिमल है, अगर कोई एनिमल एंडेंजर्ड स्थिति में पहुंच जाता है, विलुप्त होने की स्थिति में पहुंच जाता है, तो उसको जूलॉजिकल पार्क में लाया जाता है। और ह्यूमन की देख रेख में यहाँ पर एनिमल को रखा जाता है, ठीक है ना, वाइल्ड एनिमल्स को, विच इनेबल अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर। और आप एनिमल के बिहेवियर को और उसके फूड हैबिट को लर्न कर सकते हैं जूलॉजिकल पार्क के अंदर लाके। और बच्चों जूलॉजिकल पार्क के अंदर, जू के अंदर सभी एनिमल्स को, ठीक है ना, लगभग सभी एनिमल्स को वहां पर रखा जाता है और उनके नेचुरल हैबिटेट को वहां पर प्रोवाइड कराया जाता है। ऐसी कंडीशन बनाई जाती है कि जिस कंडीशन में नेचर के अंदर, वाइल्ड के अंदर, वाइल्ड लाइफ में वो एनिमल जिस जगह पर रहता था उसी तरीके का इन्वायरमेंट उसके लिए बनाया जाता है जूलॉजिकल पार्क में, ठीक है। तो जूलॉजिकल पार्क में आपको लिविंग एनिमल्स देखने को मिलेंगे, जबकि म्यूजियम के अंदर आपको एनिमल्स और प्लांट्स दोनों देखने को मिलते हैं प्रिजर्व फॉर्म में। और बोटेनिकल गार्डन के अंदर आपको लिविंग प्लांट्स मिलेंगे, और हर्बेरियम के अंदर आपको ड्राइड और प्रेस्ड, ठीक है ना, एक शीट के ऊपर चिपके हुए प्लांट की स्पेसिमेन मिलेगी। समझ में आ रही है बात आपको? नेक्स्ट हम बात करते हैं कीज की। कीज क्या होता है? तो कीज हमारे पास एनालिटिकल टूल्स होती है, ऐसा टूल जो एनिमल के कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है, उसको हम बोलते हैं कीज। तो कीज की हेल्प से हम एनिमल के अंदर सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी को ढूंढते हैं, ठीक है ना, जिनको हम बोलेंगे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बेसिस पर हम एनिमल में सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी को चेक करते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब क्या होता है बच्चों? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब है कि जो एनिमल से हमारे पास, वो मान लो उसकी लंबाई ज्यादा है या उसकी लंबाई कम है, तो ये दो स्टेटमेंट हो गए एक ही कैरेक्टर के, या तो एनिमल लंबा है या एनिमल बोना है, या तो काला है या गोरा है, या तो एनिमल के सींग है या फिर सींग नहीं है, ठीक है, चार पैर है या चार पैर नहीं है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। और कीज में जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है उनको हम क्या बोलते हैं? कपलेट बोलते हैं। आपके पास दो स्टेटमेंट होते हैं,
ठीक है ना। वन स्टेटमेंट इज सिलेक्टेड, एक स्टेटमेंट को सिलेक्ट कर लिया जाता है और दूसरे स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्योंकि अगर मैंने कहा कि इस एनिमल के क्या 4 पैर है, तो या तो 4 पैर है उसके या 4 पैर नहीं है। तो एक स्टेटमेंट को हम सिलेक्ट करेंगे और दूसरे स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर देंगे। तो हर स्टेटमेंट क्या होता है की में एक लीड कहलाता है। मतलब अगर 4 पैर है तो इसका मतलब वो स्टेटमेंट को सिलेक्ट कर लिया गया तो आपको लीड मिल गई। अब आप नेक्स्ट कैरेक्टर आगे बढ़ेंगे तो की का हर स्टेटमेंट क्या कहलाता है, लीड। तो की क्या होती है, एनालिटिकल नेचर की होती है कि इसे हम एनालाइज करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को, और ये हेल्प करती है एनिमल के क्लासिफिकेशन या किसी प्लांट का क्लासिफिकेशन करने के लिए। तो हर टैक्सोनॉमी कैटेगरी के लिए डिफरेंट कीज का यूज किया जाता है। जैसे मैंने बताया कि 4 पैर है या नहीं है, ठीक है ना, इसके सींग है या नहीं है। तो ये सारी चीजें आप किसके लिए यूज करोगे, एक स्पीसीज के लिए यूज करोगे। तो जीनस के लिए आप डिफरेंट की यूज करोगे, ऑर्डर के लिए अलग, फैमिली के लिए अलग, है ना, फाइलम डिवीजन के लिए अलग अलग कीज का हम यूज करते हैं। तो कीज क्या होती है बच्चों, ये कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों फ्लोरा की। अब फ्लोरा क्या होता है, तो फ्लोरा हमको किसी गिवन एरिया के अंदर, ठीक है ना, हैबिटेट और प्लांट के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानकारी देता है। किसी गिवन एरिया में प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन और उसका हैबिटेट के बारे में एक्चुअल हमको जानकारी देता है फ्लोरा। तो फ्लोरा एक बुक होती है, उस बुक के अंदर, है ना, प्लांट के हैबिटेट और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कि किस जगह पर कितने प्लांट्स अवेलेबल है किसी पर्टिकुलर एरिया में, इसकी जानकारी मिलती है ना। तो दे प्रोवाइड द इंडेक्स ऑफ द प्लांट स्पीसीज फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया। तो किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर जितनी स्पीसीज, प्लांट की स्पीसीज पाई जाती है, उन सब की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है हमको फ्लोरा। तो फ्लोरा किसके लिए यूज करते हैं बच्चों, प्लांट के लिए यूज करते हैं फ्लोरा शब्द को। यहीं पर एक वर्ड और लेके आया होगा आपके लिए, फोना। फोना वर्ड यूज करते हैं एनिमल्स के लिए। जब बात फोना की करेंगे तो मतलब एनिमल्स की बात हो रही है, और जब फ्लोरा वर्ड यूज करेंगे तो मतलब प्लांट्स की बात हो रही है। ठीक, फ्लोरा क्या है, एक बुक जिसके अंदर प्लांट का हैबिटेट और उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन हमको मिलती है। मैनुअल भी एक बुक होती है बच्चों। मैनुअल, इसमें भी हमको क्या मिलता है, ये भी यूजफुल है, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। मतलब मैनुअल के अंदर आपको और ज्यादा डिटेल में डिस्क्रिप्शन मिलता है फ्लोरा से भी ज्यादा। फ्लोरा भी हमको किसी गिवन एरिया में इस नंबर ऑफ प्लांट स्पीसीज के बारे में जानकारी देती है, और मैनुअल से भी हमको गिवन एरिया में प्लांट स्पीसीज के बारे में पता चलता है, ठीक है ना, कि कितनी प्लांट स्पीसीज अवेलेबल है, और ज्यादा डिटेल में हमको पता चलता है मैनुअल के अंदर प्लांट स्पीसीज के बारे में। ठीक है। मोनोग्राफ क्या होता है, मोनोग्राफ भी एक बुक है। तो इसमें हम इंफॉर्मेशन लेते हैं केवल एक टैक्सोन की, ठीक है ना। जैसे कि एक जीनस, कोई भी एक जीनस उठा लो, जैसे सोलेनम एक जीनस है, तो आप एक किताब लो और सोलेनम जीनस के अंदर जितनी भी स्पीसीज आती है उन सारी स्पीसीज को एक किताब में लिख लो तो मोनोग्राफ तैयार हो जाएगा। जैसे कि एक जीनस है पैंथेरा, तो पैंथेरा की अंदर आने वाली जितनी भी स्पीसीज है उन सबका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आप एक बुक में लिख लो तो वो एक मोनोग्राफ तैयार हो जाएगा। तो एक टैक्सोन की इंफॉर्मेशन मिले हमको जिस बुक में अंदर, उसको बोलते हैं मोनोग्राफ। नेक्स्ट है हमारे पास कैटालॉग। कैटालॉग क्या होता है, तो जब हम एक बुक के अंदर प्लांट्स के नेम को अरेंज कर देते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, एक बुक बनाई और उस बुक के अंदर जितनी भी प्लांट की स्पीसीज है उन सब प्लांट की स्पीसीज के नाम को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमने अरेंज किया, तो उससे क्या बन जाता है, कैटलॉग बन जाता है। उसको बोलते हैं कैटलॉग। ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर याद रखना है, प्लांट की स्पीसीज के नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज रहते हैं जिस बुक में, उसको बोलते हैं कैटलॉग। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, और इसी प्रकार से आप कोई दूसरा चैप्टर जो मुझसे पर्टिकुलर पढ़ना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। मिलते हैं किसी दूसरे नए चैप्टर के साथ, और मैं आपको इस चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसकी भी एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। आप उसको भी क्वेश्चन लगा लेंगे इस चैप्टर के, तो पूरी तरीके से चैप्टर तैयार हो जाएगा। ठीक है ना। आपके पास भी अगर कोई बुक पड़ी हो तो आप उस बुक से इस चैप्टर के क्वेश्चन लगा लें, और जो आपको समझ में ना आए क्वेश्चन वो आप कमेंट में मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको डेफिनेटली उसका रिप्लाई दूंगा। तो मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, तो अभी के लिए बाय बाय।